मैं सर झुकाए बैठी थी, मेरे आसपास लड़कियां बैठी हुई थीं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे घेरे में लेकर बहुत सारी लड़कियां मेरे पास बैठी थीं, मुझसे मजाक कर रही थीं और कोई मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछ रही थी। मेरा संबंध बिहार के एक ऐसे गांव से था जहां मेरी शादी हुई थी। यहाँ पर हिंदुओं का इलाका था, यहाँ पर हिंदू धर्म के सभी जाति रहते थे, ब्राह्मण से लेकर लोहार तक और बड़ाई तक सभी जाति मिलजुल कर रहते थे, लेकिन सबका अलग अलग घर था। और मैं एक हिंदू धर्म में यादव जाति के घर में ब्याह कर गई थी। यहाँ पर गाय भैंसों का पालन पोषण किया जाता था और दूध निकाल कर दूध का व्यापार किया जाता था। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, यहाँ की सब लड़कियाँ मुझे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। उनके यहाँ पहली बार कोई लड़की शहर से ब्याह कर गाँव में आई थी, इसलिए वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। पर वहीं बैठे बैठे मेरे कानों में एक ऐसी बात पड़ी जिसने मेरे होशो आवाज़ उड़ा कर रख दिए थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी यहाँ पर ऐसी रस्मों का भी कोई काम हो सकता है, या फिर ऐसी रस्में भी कहीं पाई जाती हैं। लड़कियां मुझसे हंसकर बातें करती और कहती कि तुम्हारी शामत आ रही है। मैं समझी कि शायद मेरे पति से मुलाकात के बारे में ऐसा कुछ मुझसे कहती होंगी, लेकिन फिर पता चला कि रात को दुल्हन को अस्पताल ले जाया जाता था। इस बात की मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं थी। लड़कियों ने तो धीरे धीरे मजाक के अंदाज में मुझे ये बात भी कही थी कि रात के वक्त तुम्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि शायद ये मजाक हो या फिर यहाँ की औरतें इस तरह की बातें करती होंगी, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। मैं जब अपने कमरे में बैठी थी अकेले, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और पति के बजाय मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखते ही मेरी नज़र उतारने लगी और कहा कि हे भगवान, मेरी बहू को किसी की बुरी नज़र न लग जाए। मेरी बहू कितनी खूबसूरत है, हे भगवान इसको सबकी बुरी नज़रों से बचा कर रखना। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बच्चे भी बहुत खूबसूरत होंगे, बल्कि तुम्हारी तरह मोटी मोटी काली काली आंखें वाले बच्चे होंगे। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया था। ये सच में बहुत साधारण और प्यारी औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे उनका अपने कमरे में आने का मकसद समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा तो कहने लगी, बेटा थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन हमारे परिवार में एक ऐसी रस्म है। कौन सी रस्म माँ जी? मैंने बड़े प्यार से उनका पैर छूते हुए पूछा था। उन्होंने भी झिझकते हुए मुझे बताया कि वह मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहती हैं। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कहा, माँ मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे ठीक करने के लिए आप मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहती हैं। कहने लगी, बेटी बीमार तो नहीं, लेकिन बीमारी हो भी तो सकती है, इसलिए शादी से पहले जांच कर लेना बहुत अच्छी बात है। बस बीमारी से बचने के लिए यहाँ ये रिवाज है कि औरत को शादी की रात ही अस्पताल लेकर जाया जाता है। उसे इंजेक्शन लगाते हैं, उसी इंजेक्शन से वह हमेशा जवान बनी रहती है और बच्चे से भी सही पैदा करती है। कभी किसी औरत को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन शर्त यह है कि ये इंजेक्शन शादी की रात ही लगवाना होता है। मैं अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो गई। सच बात तो ये है कि मुझे उनका यह भी एक भी शब्द समझ में नहीं आया। आखिर इंजेक्शन लगाने से होगा क्या? ना यह ताकत का इंजेक्शन था, ना कोई कमज़ोरी थी, ना मैं बूढ़ी थी। फिर आखिर मेरी सास ये बातें क्यों कर रही थी? तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खड़ूस सी औरत दरवाजे के अंदर आई। उस औरत के बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। यहाँ इस गांव की औरतों में वह मैच नहीं कर रही थी। उस औरत ने यहाँ देहात के हिसाब से कपड़े नहीं पहन रखे थे, ना ही घूंघट कर रखा था, ना ही साड़ी पहन रखी थी। ये खुले सिर घूम रही थी। उसके कपड़े काफ़ी मॉडर्न लग रहे थे। मैं इसी परिवार से संबंध रखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी सास की कोई शहर की रिश्तेदार होगी। पर मेरी सास ने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि उनकी सगी बहन है, यानी कि वह मेरे पति की बड़ी मौसी हैं, और इस लिहाज से वह मेरी सास लगती थी। मैंने उनके भी पैर छुए, पर वह गुस्से में मुझसे कहने लगी, ए लड़की उठो, जल्दी करो, हमें इस वक्त अस्पताल चलना होगा। मैंने उनकी तरफ देखकर भी यही सवाल किया कि आप मुझे अस्पताल क्यों लेकर जाना चाहती हैं? हाय हाय लड़की, तुझे तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? हमारे यहाँ की ये रस्म है कि शादी की रात लड़की को सीधे अस्पताल लेकर जाकर उसका चेकअप करते हैं, यह लड़की कुंवारी है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रस्म की वजह से उस लड़की के अंदर होने वाली बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है, और उसका ब्लड टेस्ट, हर सैंपल लेकर उसका चेकअप किया जाता है। तुम्हें पता है चेकअप में कितने पैसे लगते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप भी नहीं करवाया होगा। यहाँ सब कुछ इस रस्म के ज़रिए किया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ पर ऐसी कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा।
अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी होगा, और रही बात कि अगर लड़की कुंवारी है तो उसका भी पता चल जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर शहर की लड़कियां कभी कुंवारी नहीं बचती। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड स्कूल में, कॉलेज में ही बन जाते हैं, जो उनकी जवानी का भरपूर फ़ायदा उठा लेते हैं, और बाद में उनके माँ बाप लाखों रुपए देकर गाँव में भी आ देते हैं ताकि उनकी इज़्ज़त बची रहे। अगर उस लड़की से कोई ऊंच नीच हो जाती है तो अस्पताल ले जाकर उसका ऑपरेशन भी करा देते हैं, जिसकी वजह से ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वह लड़की सच में कुंवारी थी या फिर उसका कोई बाहर अफेयर भी था। इस रस्म के ज़रिए वह सारी जानकारी बाहर आ जाएगी और हम सब धोखे में नहीं रहेंगे। और अगर तुमने ऐसा कोई कांड किया भी होगा तो इस टेस्ट के ज़रिए सब कुछ पता चल जाएगा। तो मुझसे चालाकी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसी हो वैसी ही तुम्हें अस्पताल चलना होगा। ये सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, अच्छा मैं कपड़े बदल कर आती हूँ तो फिर आपके साथ अस्पताल चलूँगी। लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं थी, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, तो मुझे इस बात से डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर मैं उनकी सारी बातों को जानना चाहती थी, आखिर ये रस्म किस लिए। वो औरत भी मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, कपड़े बदलने का वक्त नहीं, तुम यही जोड़ा पहन कर चलोगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। उसने मुझे बड़ी ज़ोरों से डांटा था। मैंने कहा ना, कि तुम जैसी हो वैसी ही अस्पताल में जाओगी, तुम्हें फ़्रेश होने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह हमारे साथ चलो, बस जैसे अभी बैठी हो बिल्कुल इसी तरह, तुम ज़रा सा भी बदलाव नहीं करोगी। मैं दिमाग में सोचने लगी, आखिर फ़्रेश होने में ऐसा क्या कुछ बदल जाएगा। वह औरत बड़ी गुस्से में कह रही थी। मुझे उसका यूँ बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। वे मेरी सास थी। सो मैं उठकर खड़ी हो गई और उनके साथ ही चल पड़ी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो शादी की रात ही करवाया जाना था। ना तो मैं बीमार थी, ना मुझ में कोई बीमारी है। मेरी सास और उनकी मौसी ने मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी इतनी शानदार थी कि मुझे इस परिवार पर अब शक होने लगा कि मैं कहाँ ब्याह कर आ गई हूँ। वे लोग बहुत ही अमीर हैं। खैर, हम लोग थोड़ी देर में ही अस्पताल के बाहर पहुँच गए थे, लेकिन ना ही मेरी सास ने किसी चौकीदार से पूछा, ना किसी डॉक्टर से। मेरी सास मुझे सीधा एक कमरे में लेकर चली गई। वहाँ जाकर उनकी मौसी जी ने कमरे की लाइट ऑन की, जबकि कमरे के बीचों बीच मुझे लिटा दिया गया था। बस बेटी यहाँ लेट जाओ, डॉक्टर अभी आ रहे होंगे। ये क्या कर रही हैं। मेरी सास ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। डर के मारे मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। मैं अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। मुझे ऐसी कौन सी बीमारी थी कि इसकी इतनी इमरजेंसी में मुझे यहाँ पर लिटा दिया गया था। मेरी सास थोड़ी देर के बाद जूस लेकर आ गई। बेटा ये जूस पी लो, इससे थोड़ा तुम्हें आराम आ जाएगा। माँ जी, मैं जूस नहीं पीऊँगी, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लग रही है। अरे कैसे नहीं पियोगी, ये जूस नहीं पियोगी तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कैसे होगा। मेरी सास के साथ ही खड़ी मौसी जी ने ये बात कही थी। मौसी जी, अल्ट्रासाउंड के लिए जूस पीने की क्या ज़रूरत पड़ गई, मैं पानी ही पी लेती हूँ। उन्होंने अब की बार बड़ी गुस्से में कहा, मैं कह रही हूँ तुम्हें वही करना होगा। जूस पियो वरना बहुत बुरा होगा। जूस पीने से तुम्हें पेशाब जल्दी आएगा और अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा। मेरी सास की बहन, जिसका नाम रजनी था, उन्होंने करीब मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, तो मैंने फटाफट जूस का गिलास पी लिया। लेकिन मुंह लगाते ही मुझे कड़वा सा महसूस हुआ था। मैंने अपने पास पड़े नोट पेपर पर आधा जूस गिरा दिया था और अपने पास ही रख लिया। मेरे पास एक छोटा सा पर्स मौजूद था जिसमें बाकी सारा जूस और गिरा दिया था। मुझे मालूम था अब सारा जूस मुझे पीना नहीं पड़ता और फिर इसका मुझ पर कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला। बस वह बचा हुआ थोड़ा सा जूस मैंने पी लिया था, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर अजीब सी जलन होने लगी थी और बेहोशी छाने लगी थी। मेरी सास तो वहाँ से पहले ही जा चुकी थी। अब उनकी बहन वहाँ पर मौजूद थी, जो किसी तरह से भी मुझे वह डॉक्टर कहीं से भी नहीं लग रही थी। फिर कमरे में पूरा अंधेरा छा गया था। मुझे अपने हाथ की नसों में थोड़ा दबाव महसूस हुआ और मेरे गर्दन पर जैसे कोई चींटियाँ चल रही हों। मैं नहीं जानती थी वे क्या था। काफ़ी देर यही दोहराया जा रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी ये किस तरह का टेस्ट है। अब बस मुझे थोड़ा थोड़ा सा शक था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे बेहोश करने की कोशिश क्यों की गई थी। फिर मेरे चेहरे पर और आंखों पर पानी की छींटें मारकर होश में लाया गया था। मैंने सामने देखा तो मेरा पति और मेरी सास सब वहाँ खड़े थे। भगवान की कृपा है बेटी कि तुम्हारा इलाज हो गया। अब तुम घर चलो और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और तुम बिल्कुल शुद्ध कुंवारी लड़की हो। तुम्हारे अंदर कोई ऐब नहीं। अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐब भी होता तो हम तुम्हें कभी ना छोड़ते, बस तुम्हारी हकीकत के बारे में जान लेते।
अभी हमें बहुत खुशी हो रही है कि तुम ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल स्वस्थ और अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ मेरा बेटा बहुत सारी बातें करना चाहता है, उसने तुम्हें सारी दुनिया से लड़कर स्वीकार किया है, उसका भी तो हक है ना तुम पर। मेरी सास बड़ी ही मासूम औरत थी, जबकि उनकी बहन वहाँ से जा चुकी थी। रजनी आंटी ने मुझ पर उस कमरे में लिटाकर मेरा इलाज किया था। मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर थी, लेकिन मेरे दिल में हैरानी ज़रूर थी कि कुछ न कुछ जो यादें थी मेरे दिमाग में सुरक्षित हो गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं इस रस्म के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ना ही मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया था, ना ही मुझे कोई रिपोर्ट दी गई थी, ना कोई कागज़ थे, ना मुझे दवाई दी गई थी, ना मेरे जिस्म पर टाँके लगे थे, ना कोई निशान था। फिर आखिर ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता चला। लेकिन हाँ, मेरे हाथ में थोड़ा झनझनाहट ज़रूर था और शायद मुझे थोड़ी कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। मेरे बाएं हाथ में मेरी नसों के पास थोड़ी मुझे खुजली महसूस हो रही थी। ये मैं सही से बता नहीं सकती थी आखिर मेरे साथ ऐसा क्या कुछ हुआ था। बस मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। मैं अपने पति से इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाहती थी और उनसे भी पूछना चाहती थी। फिर उस रात जब मेरे पति मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा, ये कौन सा रस्म था, ये कौन सा इलाज था, किस चीज़ का इलाज था? तो मेरे पति कहने लगे, जो कुछ मौसी ने बताया है वे सारी बातें सच हैं, बस वही जांच करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि मेरी शादी मेरे पसंद से हुई थी। मेरा पति कहने लगा, देखो भला, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, ऐसे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस रस्म से हमें कोई नुकसान नहीं, तो फिर मना करने की क्या ज़रूरत है। इस गाँव में सभी दुल्हनों के साथ ये रस्में की जाती हैं, जिन्हें इस रस्म से ऐसी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उल्टा उनका तो और ही आसानी हो जाती है, ताकि उस लड़की के अंदर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज किया जा सके। और तुम्हें भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसमें औरतों के साथ ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती और ना ही उस लड़की को जलील किया जाता है। फिर आखिर किसी को क्या समस्या हो सकती है। और तुम्हें पता है, हमारे इलाके में कोई लेडी डॉक्टर नहीं। अब जो माँ की बहन है वे डॉक्टर हैं, तो उनकी बात मानने से हमें अगर फ़ायदा होता है तो उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कहा कि आपको कैसे पता कि आपकी माँ की बहन डॉक्टर हैं, और वह तो इस इलाके से संबंध रखती हैं। आपकी माँ कम पढ़ी लिखी हैं तो वह भी कम पढ़ी लिखी होंगी। आपने क्या उनको कभी डॉक्टरी करते देखा या पढ़ते देखा? मेरा पति भी सोच में पड़ गया, बोला, ऐसा तो नहीं हुआ, हम तो सच में उनकी डिग्री को नहीं जानते, वह डॉक्टर हैं भी या नहीं। मैंने कहा कि सही बात है, जब आपको ये नहीं मालूम कि वे डॉक्टर हैं या नहीं, तो फिर उनके पास जाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे पति को फ़िलहाल इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। वह मुझसे प्यार भरी बातें करना चाहता था। मैं भी चुप हो गई। मैंने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं आपसे दोबारा इस बारे में कोई सवाल नहीं करूँगी, लेकिन आप भी मुझसे वादा करोगे, आप कभी मुझ पर कोई शक नहीं करोगे, मैं इस मामले की तह तक पहुँच जाऊँगी। बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, तुम जो चाहे करो, बस मुझे इन पंचड़ों से दूर रखो, मैं सिर्फ तुम में दिलचस्पी रखता हूँ। अपने पति की मोहब्बत और बेताबी को देखकर मैं मुस्कुरा दी थी। अगले दिन मैंने इस मामले की तह तक जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगले ही दिन रजनी आंटी खुद हमारे घर आई। कहने लगी कि बेटी, तुम हमारे घर चलो, हमने तुम्हारी दावत करनी है। मेरा पति भी तैयार हो गया। वह रात वाली सारी बातें भूल गया था, जो भी मैंने आंटी के ख़िलाफ़ बातें की थी या जो मैंने कल सारी बातें की थी, सब कुछ भूल गया था और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं उनके घर जाते हुए अपने दिमाग में वह सारी बातें सोच रही थी। उनके घर जाकर मैं कुछ ना कुछ तो पता लगा कर रहूँगी। मेरे ससुराल में रजनी आंटी का इतना रौब था, उनका कहना हर कोई मानता था। रजनी आंटी के घर हम सबको शाम को जाना था। मैंने सोच लिया था कि चलो उनका घर देखने का मुझे मौका मिल जाएगा, इसी तरह मुझे उनके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी कि असल में रजनी आंटी डॉक्टर हैं या नहीं। मैं इस वजह से थोड़ी परेशान भी थी और थोड़ा शक में भी थी। हम जल्दी ही रजनी आंटी के घर पहुंच गए। उनका घर एक महल जैसा था, जिसे देखकर मेरी तो मारे हैरानी के मुंह खुला का खुला रह गया। अब मैं समझी थी सब लोग इनकी इतनी इज्जत क्यों करते थे। हम लोग जब अंदर दाखिल हुए, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा सावधानी और खूबसूरती के साथ रखी गई थी। काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें वहाँ पर थी, जिन्हें देखकर मुझे लगा कि रजनी आंटी सच में एक बहुत अमीर औरत हैं। मैंने अपनी सास को कहा कि आपकी बहन तो लाखों में कमाती हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, लड़कियों का ऑपरेशन करती हैं, शायद इसी वजह से इतनी दौलत इनके पास होगी। मेरी सास अपने कानों को हाथ लगाने लगी थी। भगवान का डर करो बेटी, मेरी बहन किसी से भी 1 रुपया नहीं लेती इलाज करने का, वह तो ये काम मुफ्त में करती है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। जब लोग इनको पैसे नहीं देते तो आखिर ये दौलत कहाँ से आ गई। मैंने कहा ये दौलत शायद उनके पति की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब मैं रजनी आंटी के पति से मिली तो वह भी एक मामूली आदमी लग रहा था। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह लाखों करोड़ों का मालिक होगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी सारी बातें
थी जिन पर मुझे शक भी हो रहा था। मैंने रजनी आंटी से पूछा कि आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की? कहने लगी बस मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई की है और मेरी दोस्त डॉक्टर है, उससे मैंने ये सब कुछ सीख लिया है। उनको तो किसी कॉलेज का नाम भी पता नहीं था। कहने लगी कि इस अस्पताल में जहाँ मैं तुम्हें लेकर गई थी वहाँ मेरे जानने वाले बहुत लोग हैं। मैं एक सीनियर डॉक्टर के तौर पर वहाँ काम करती हूँ। मेरा वहाँ पर एक ऑफ़िस भी है। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में तहलका समझ गया। मैंने ठान ली कि मैं उस अस्पताल में जाकर ज़रूर पता लगाऊंगी कि रजनी आंटी यहाँ क्यों आती हैं। लेकिन दावत के बीच रजनी आंटी ने और मेरी सास ने एक ऐसी बात की जो मेरे दिमाग में चिपक कर रह गई थी। कहने लगी मैंने सुना है कि तुम अपने छोटे बेटे का भी रिश्ता करना चाहती हो। देखो अच्छे लोगों में रिश्ता करना, और हाँ, जो तुम्हें कह रही हूँ उस लड़की की सेहत के बारे में मालूम ज़रूर कर लेना, और अगर तुम्हें पता चले उस लड़की में कोई भी समस्या है तो मुझे पहले बताना। फ़िलहाल शादी की रात वाली रस्म तो होगी और ये तो मैं करती ही हूँ। मेरी सास ने हाँ में सर हिला दिया, जैसे वे जानती हूँ कि रजनी आंटी से बड़ा डॉक्टर कोई है ही नहीं। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। दो बातें मुझे मालूम पड़ चुकी थी। एक तो मुझे अस्पताल से इस बात का सुराग मिल चुका था, वो दूसरी मेरी देवरानी के आने पर उस रस्म को दोबारा से दोहराया जाना था। तो इससे अच्छा मौका मुझे और कोई नहीं मिल सकता था। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर पता हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अस्पताल पहुंच गई। वहां जाकर मैंने उस कमरे के बारे में कुछ जानकारियां ढूंढनी चाहिए तो पता चला ये कमरा रजनी आंटी ने अस्पताल वालों से महीने की 1 लाख किराए पर लिया हुआ है। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। 1 लाख किराया एक कमरे का है, और वह क्यों दे रही थी? आखिर ये कमरा लेने का क्या कारण हो सकता है? बाकी जब उससे मैंने पूछा तो पता चला कि रजनी आंटी का तो डॉक्टर से कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं। उन्होंने बस ये अस्पताल का कमरा अपने काम के लिए रखा हुआ है। इस कमरे का रजनी आंटी 1 लाख किराया दे रही थी। यहाँ पर उन्होंने छोटे मोटे बिस्तर और इस तरह की चीज़ें रखी थी जिनको देखकर लगता था सच में कमरा एक अस्पताल की शक्ल में दिखाई दे रहा था। मैं उस कमरे की जानकारी लेकर अपने घर वापस आ गई थी। वहाँ पर एक और बात थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैं सिर्फ खिड़की से ही देख सकती थी क्योंकि मेरे कमरे में ताला लगा हुआ था और बाहर शीशे की खिड़कियाँ थीं। इस बात ने मुझे और हैरान कर दिया और मैं इस बात से ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं वहाँ पर एक औरत से बात की तो उसने बताया कि यहाँ पर शादी की पहली रात लड़कियों को लाया जाता है। रजनी मैडम उन लड़कियों को अपने कमरे में लेटा कर रखती हैं और 2 घंटे के बाद उन्हें वापस ले जाती हैं। अब तो उनकी कामयाबी के चर्चे हर तरफ फैलते जा रहे थे। वह महीने में 3-4 बार ये काम करती हैं और अब मोहल्ले में सभी उनको जानने पहचानने लगे हैं। कुछ लेडी डॉक्टर भी उनसे बातचीत करती रहती हैं। मैं ये सारी बातें सुनकर हैरान हुई थी। जब रजनी आंटी का डॉक्टरी की पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था तो उन्होंने मेरे साथ आखिर क्या किया था उस दिन? वही सब मंजर मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मैं घर आई तो मेरी सास अपनी छोटी बहू के बारे में बातें कर रही थी। लड़की वगैरह तो सब देखी जा चुकी है, सगाई भी हो गई थी। ये लड़की भी मेरे देवर से मोहब्बत करती थी जिस तरह हम दोनों पति पत्नी की शादी हुई थी। अभी शादी की तारीख पक्की नहीं हुई थी और मेरी सास ने पहले ही अपनी बहन को अपनी छोटी बहू के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह किस तरह की लड़की है और उसकी सेहत कैसी है। मेरी सास उनसे फ़ोन पर बात करती रहती थी। ये कुछ परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहा कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खैर मेरे देवर की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। मेरा शक बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अस्पताल में जाकर अपनी मौसी सास का राज ज़रूर फाश करके रहूँगी और अपनी सास के इस जुर्म से पर्दा हटाऊँगी जो हम सबसे छुपा कर रही थी। मैंने रजनी आंटी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उन दोनों का राज जान चुकी हूँ। मैं अनजान बन रही थी। जिस दिन मेरी देवरानी विदा होकर हमारे घर में आई उसको भी यही सारी बातें सुनाई जाने लगी थी। तुम्हारे साथ भी अस्पताल वाली रस्में होंगी क्योंकि तुम्हारे इलाज के बगैर हम अपने बेटे के पास तुम्हें नहीं भेज सकते। वह भी एक बड़े घर की लड़की थी। अस्पताल जाने से मना करने लगी थी। फिर उसका पति आया। उसने बहला फुसला कर अपनी पत्नी को अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर कर लिया था। वह यूँ लड़की बेचारी उस रस्म की भेंट चढ़ गई। रजनी आंटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जैसे अब की बार फिर से उसकी जीत हो गई हो। लेकिन जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठने लगे मैं भी गाड़ी में बैठ गई। मेरी सास को इस बात पर खुशी हुई थी कि मुझे अपनी देवरानी का बहुत एहसास है। रजनी आंटी को यह बात बुरी लग रही थी। कहने लगे अस्पताल में ज़्यादा लोगों का भीड़ बर्दाश्त नहीं किया जाता। तुम चलकर क्या करोगी, घर पर ही रुको। मेरी सास ने मेरी हिमायत कर दी। बोली कि नहीं, बहू भी छोटी बहू के साथ जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रजनी आंटी अपना मुंह बनाती हुई मुझे अपने साथ लेकर चली गई। वहाँ जाते ही रजनी आंटी ने एक अजीब सी हरकत की। मुझसे कहने लगी तुम यहाँ से बाहर चली जाओ, हमें यहाँ पर इस छोटी बहू का इलाज करना है और तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है।
ये वही कमरा था जहाँ उस दिन मैं आई थी और मेरी सास मुझे लेकर आई थी, पर मेरी सास को बाहर भेज दिया गया था। मैंने नर्स को अच्छे खासे पैसे देकर कहा कि मुझे एक और ड्रेस ला कर दो। मैं तुम्हारे जैसे कपड़ा पहनकर उस कमरे के अंदर होने वाली कार्रवाई खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। बाहर के लोगों को तो शायद अंदर जाने भी नहीं दिया जाता, तो यही एक उपाय था जिससे मैं अंदर जा सकती हूँ। उस नर्स ने मेरी बात मान ली। उस नर्स को मैंने 10,000 का ऑफ़र दिया था। वह आसानी से ये काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने जल्दी से उसकी यूनिफ़ॉर्म पहनकर अंदर आई। उस कमरे में मौजूद एक पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने देखा रजनी आंटी लड़की को बेहोश करने के बाद उसके साथ जो कर रही थी वे होश उड़ा देने वाला था। मैंने एक और चालाकी की थी, फ़ोन साइलेंट पर कर दिया और कैमरा ऑन कर दिया। अब मैं समझी थी कि रजनी आंटी इतनी अमीर क्यों थी। उसके घर में कीमती सोफ़े, कालीन, फर्नीचर कहाँ से आ रहे थे। ये सब चीज़ें एक आम इंसान अपने सपने में भी ख़रीदने का नहीं सोच सकता। उनके पास एक और लड़की खड़ी थी जो दुल्हन के पहने हुए ज़ेवर उतार कर उसे नकली ज़ेवर दोबारा से पहना रही थी। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही दूसरा ज़ेवर दुल्हन को पहना दिया था। उसके बाद उन्होंने इस लड़की का ब्लड निकाला और शायद वे ब्लड सप्लाई भी करती थी। इस तरह वे नकली ज़ेवर दुल्हन को पहनाकर उसका सारा असली ज़ेवर चुरा रहे थे और उस दुल्हन को सारे नकली ज़ेवर पहना रहे थे। दुल्हन का ब्लड निकाल कर प्राइवेट हॉस्पिटल में बेच रही थी। उसका पति भी ऐसा कोई गैरकानूनी काम कर रहा था जिस पर लोगों का रत्ती भर भी शक नहीं जा रहा था। वह दिन में कई लाख कमा रहे थे और खूब ज़ोरों शोरों से ये धंधा चल रहा था। रस्म के नाम पर भी लूटा जा रहा था। किसी को इस चीज़ से कोई परवाह भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वह तो लुट चुकी थी। उसके कीमती ज़ेवर उससे छीन लिए गए थे और ये बात तो मेरी सास तक को पता नहीं थी। उनकी दोनों बहू का ज़ेवर वे चुरा चुकी थी। मैं ये बात अपने मुंह से नहीं बता सकती थी, मेरी सास को पता भी नहीं था। गांव में कानो कान किसी को इस धंधे की खबर तक ना हो सकी। कुछ घंटे में उनका ऑपरेशन पूरा हो गया था। मेरी देवरानी बेचारी को होश में लाकर बाहर खड़ा कर दिया गया था। वह भी दुल्हन के कपड़े में ही थी। उसे ज़ेवर के साथ अस्पताल में लाया गया था, ऑपरेशन किया गया था, फिर घर भेज दिया गया। मैं सारी बातें जान चुकी थी, पर मैं ये बात अपनी सास को कैसे समझा सकती थी। मैंने उन्हें कहा तो कहने लगी, तुम ये सारी बातें झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मायके वालों ने ही तुम्हें नकली ज़ेवर चढ़ाया होगा, इसलिए तुम ये बातें कर रही हो। मैंने कहा, आपको अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो बाकी सब औरतें जिनके साथ ये रस्म हुई है उनका ज़ेवर जाकर चेक करा लो। आपको सारी बातों की असलियत पता चल जाएगी। यहाँ पर लोग 10-10 तोला सोना चढ़ाते हैं और वे अपनी बहू को खाली हाथ नहीं रहने देते, तो फिर ये कैसे मान लेगी कि उन सब औरतों को नकली ज़ेवर चढ़ाया गया था। मेरी सास ये सुनकर सोच में पड़ गई थी। बात शायद दूसरों की होती तो उनको इतना एहसास ना होता, लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया था। वे अपनी ही बहन के हाथों लूटी जा चुकी थी, वह भी एक बार नहीं 2 बार। उन्होंने जल्द ही इस बात की बारीकी से जांच करवाई तो पता चला कि सभी दुल्हनों के ज़ेवर जिनके साथ ये रस्म हुई थी वे सारे नकली थे। तब मेरी सास के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तुरंत पुलिस को बुलाकर ये सारी बातें बताई गई और सबूत के लिए मेरे पास वीडियो मौजूद थी। दोनों पति पत्नी को जेल हो गई और अब तक मेरी मौसी सास उस गांव में 200 से ज़्यादा दुल्हनों को लूट चुकी थी और उनके ज़ेवर चुरा चुकी थी। उनके ब्लड भी चुरा लिए थे। मुझे उस गांव के लोगों ने बहुत सराहा था। उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर मौसी क्या कुछ करती रहीं और लूटती रहीं, उनको कानो कान खबर नहीं हुई। पढ़ी लिखी लड़कियां अपने फ्यूचर को लेकर जितनी सतर्क रहती हैं, शायद ही कोई गांव में अनपढ़ लड़कियां होती होंगी। अपनी पढ़ी लड़कियों को शिक्षा दीजिए, उनको स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाइए, ना कि उनके चरित्र को लेकर कोई बात कीजिए। अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो अपने फ्यूचर को वह अच्छे से संभाल लेगी, उसे ऊंच नीच का खुद ही पता चल जाएगा। मुझे आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अपनी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाइए और पढ़ाइए। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपना शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।